नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, बिल के बारे में आपको विस्तार से पूरा एक्सप्लेनर देंगे। और देखिए, एक्सप्लेनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वक़्फ़ संशोधन बिल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, वक़्फ़ संशोधन बिल की अगर हम बात करें, पहले तो पक्ष और विपक्ष दोनों पर हम विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे, बिल के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। और अगर मुस्लिम समुदाय का कोई शख्स और भारतीय नागरिक इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तर्क पर हम बात करेंगे, फैक्ट्स पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें वक़्फ़ संशोधन बिल की, तो लोकसभा में 288 वोट्स इसके पक्ष में पड़े और विपक्ष की अगर हम बात करें 232 वोट जो है वो पड़े। ये बिल जो है लोकसभा में पास हो गया। तो वही अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में ये बिल जो है वो पास हो गया। अब देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अलग-अलग जगह से हम तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी वक़्फ़ संशोधन बिल को लेकर जो है अब याचिका जो है वो दायर कर दी गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये बिल अभी कानून नहीं बना है। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, महामहिम जो है, जब इस पर साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगी, उसके बाद ही ये बिल जो है वो कानून बनेगा। तो बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि अगर अभी ये कानून ही नहीं बना है, तो कानून बनने से पहले ही आप इसके लिए याचिका कैसे डाल सकते हैं? और सबसे दिलचस्प बात कि यहाँ पर जो कांग्रेस की नेशनल इकाई है, अगर हम नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो अभी उनकी लीगल टीम जो है वो पूरी लीगैलिटीज को लेकर, इस वक्त संशोधन बिल को लेकर जब ये कानून बनेगा उसके ऊपर अभी विचार कर रही है। तो अभी उनकी तरफ से कोर्ट में कोई भी अपील जो है वो नहीं डाली गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में है, बिहार में आपको बता दें कि बिहार के कांग्रेस सांसद ने अपील जो है इस बिल के विरोध में डाली है, याचिका जो है वो डाली है। तो आप सीधे तौर पे समझ पाएंगे कि क्या इसके इंडिकेशंस हैं कि कहीं न कहीं एक तरीके से राजनीति करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि अभी तो ये बिल बना ही नहीं है, कानून बना ही नहीं है। अब बात करते हैं ओवैसी की। ओवैसी की तरफ से भी बता दें कि याचिका जो है वो इस बिल को लेकर डाल दी गई है इसके विरोध में। उनका कहना है कि ये हमारे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल जो हमारे पास राइट्स है, वो इस बिल में जो है वो नहीं है। अलग-अलग आर्टिकल्स किसका ज़िक्र जो है विपक्ष की तरफ से किया गया है, उसके बारे में भी आपको लिस्टेड पूरी जानकारी दूँगी। विपक्ष का ये कहना है कि ये जो पूरा बिल है इसे बहुत सेंट्रलाइज़ कर दिया है। और क्या सच में इस बिल को सेंट्रलाइज़ कर दिया है? इस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में इस बिल को डिसेंट्रलाइज़ किया गया है? क्योंकि सेंट्रलाइज़ तो पहले था कि ट्रिब्यूनल के पास ही सारी पावर्स थी। अब तो डिसेंट्रलाइज़ हुआ है। तो विस्तार से इन सब पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन आर्टिकल्स की। वो आर्टिकल्स बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि विपक्ष का क्या कहना है। अलग-अलग आर्टिकल्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका ज़िक्र जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। विपक्ष का ये कहना है कि जो हमारा ये राइट है आर्टिकल 26 में कि हम अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको लेकर हमें एक इंस्टीट्यूशन या फिर अफेयर्स को लेकर हमें एक राइट्स जो है वो दिए गए हैं कि हम अपने खुद के रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इस बिल के तहत, क्योंकि दूसरे रिलीजन के, क्योंकि अब इसके अंदर केवल जो ट्रिब्यूनल है उसमें जो मेंबर्स हैं आप दूसरे धर्म के भी होंगे, तो 26 के तहत अब ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल जो है उसके ऊपर वायलेशंस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर अब ये ज़िक्र कर रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इस बिल के ज़रिए जो है हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 14 देखिए, अब तो ये कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा, फिर फैसला आएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इस बात पर ये हो जाएगा कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि हिंदू पक्ष जो है उनकी कोई मंदिर जो है वो सरकार ही ऑपरेट करती है। हमारे लिए तो कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसी संस्था ही नहीं है जो हमारे मंदिरों को मैनेज करती हो, ये तो सरकार ही इसे मैनेज कर रही है। तो यहाँ पर इक्वालिटी के ऊपर कैसे ये वायलेशन हो रही है, इस पर तो कोई हम फैक्चुअल जानकारी अभी नहीं है, लेकिन कोर्ट देखिए कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इस पर बहस जो है वो करेगी। अगर बहस जो है कानून बनने के बाद होती है, वो भी बता कोर्ट जो है इसके ऊपर अब सुनवाई जो है वो करेगी। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं। इस पर ये कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ रिलिजन के बेसिस पे। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि आपको धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अब एक बार फिर वही आर्टिकल 14 की तरह आर्टिकल 15 में भी कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं, बल्कि आपके साथ तो अब इक्वालिटी हो रही है ना। मतलब अगर आप एक विजन से देखेंगे कि जब दूसरे
जो धर्म है उनमें तो कोई ऐसा हमें कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं दिया कि वहाँ पर आप हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूँ कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो धर्म गुरुओं के लिए कि वो अपने पूरे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब इक्वालिटी आपको मिली है, तो ये वायलेशन कैसे हुआ? बल्कि अब ज़्यादा इक्वालिटी जो है, समानता जो है वो आई है। बहरहाल इसके ऊपर अब कोर्ट जो है वो बहस करेगी। अब आर्टिकल 25 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रीडम टू रिलिजन। देखिए आर्टिकल 25 और आर्टिकल जो 26 है, इट इज़ क्वाइट सेम, मतलब थोड़े कह सकते हैं कि आस-पास ही है। आर्टिकल 25 में भी आपको बता दें कि ये है कि आप आर्टिकल 25 के अंदर आपको फ्रीडम टू रिलिजन है। इसके अंदर आप जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलिजियस और जो भी आपके कह सकते हैं कोई भी रिलिजियस अफेयर्स हैं, आपके पास फ्रीडम है कि उसे आप अपने तरीके से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं विदिन लॉ, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि इसका वायलेशन जो है वो किया जा रहा है। अब लाइस लास्ट जिस पर हम बात करें वो है आर्टिकल 30 एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें कहा गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन। अब इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो देखने वाली बात रहेगी जब कोर्ट इस पर आने वाले समय में सुनवाई करेगा। तो क्या इस आर्टिकल को लेकर अब गहन एक तरीके से मंथन जो है वो कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। और देखिए एक बहुत लंबी, देखिए पहली बार नहीं है ऐसे किसी कानून को लेकर कोई अपील जो है वो डाली गई हो। इससे पहले भी हमने देखा आर्टिकल 370 को लेकर अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कानून रहे जिसके लिए विपक्ष जो है वो कोर्ट गया, और देखिए वो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है जिसके लिए वो गए हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं, ये तो मैंने आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दी। अब वो ये कहना है विपक्ष का कि जो ये वक़्त संशोधन बिल है, इस विधेयक के ज़रिए कोशिश की गई है कि इस पूरे बिल को सेंट्रलाइज़ कर दिया जाए। सेंट्रलाइज़ से उनका कहना का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अब इसमें थोड़ी-सी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही तो ये बिल जो है वो लेकर आया है। लेकिन देखिए सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब ये नहीं होता। लिटरल अगर इंग्लिश की अगर हम बात करें, सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि पावर्स को एक जगह पर कंट्रोल करना। तो फ्रॉम वेयर आई सी, दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव कि अब तो जो बिल है उसे डिसेंट्रलाइज़ेशन किया गया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास पावर्स थी। ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया भैया वो तो पत्थर की लकीर हो गया। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब इस बिल को डिसेंट्रलाइज़ किया गया है। ट्रिब्यूनल में आपके पास अब एक अलग धर्म के भी मेंबर्स जो है वो होंगे। महिलाओं की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है भई कि किसी की प्रॉपर्टी अगर किसी विवाद में आ गई है तो भई ट्रिब्यूनल जो कह दिया वो तो पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। अब आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तो मोटे-मोटे तौर पर हम ये देख सकते हैं जो फैक्ट्स हैं, वो भी बहुत ही कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, क्योंकि कई आर्टिकल्स हैं जो सच में ये बात कहते हैं कि आपके पास अपने रिलिजन को अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उसको प्रैक्टिस करने का, उसको चलाने का एक अधिकार है अपने तरीके से। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसी भी चीज़ है कि यार बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ 78,000 ऐसे केसेस बोला जा रहा है कि पेंडिंग केसेस है वक्फ को लेकर, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये वक्फ संशोधन विधेयक जो आया है उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई बड़ा लॉस जो है वह वक़्फ़ की ज़मीन जो कब्ज़ाई हुई है अवैध तरीके से, उसके ऊपर अब कोर्ट जब सुनवाई करेगा, तो बहुत सारे लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही इससे राहत जो है वो मिलते हुए नज़र आएगी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट आने वाला समय बताएगा कि हमारे देश में जो एक बड़े लंबे समय से एक जो रिफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, शिया, सुन्नी, मुस्लिम की अगर हम बात करें, पसमानदा मुस्लिमों की अगर हम बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो है वो पहले जो वक़्त था वो उनके लिए रहा है। तो कहा जा रहा है कि अब जब इसके ऊपर कोर्ट में बहस होगी, न्याय जो है और ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो कोर्ट आपके जो बेसिक कह सकते हैं राइट्स है उसको देखते हुए पूरी सुनवाई उस पर होएगी, और ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो ट्रिब्यूनल की हो जाएगी कि आपने जी ये फैसला लिया तो कैसे लिया। सो और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ेशन यहाँ पर हुई है रादर देन सेंट्रलाइज़ेशन। और अभी अगर हम एआईपीएलबीएम की तरफ से बात करें, तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि जी हमने जो सजेशन दी थी वो तो वक़्त संशोधन विधेयक में लेकर ही नहीं आए। अब भगवान जाने भई कौन-सी ऐसी आपने भई सजेशन दिए थे वो खुलकर बताया जाए। लेकिन किरण रिजिजू की अगर हम बात करें तो उनका तो ये कहना है कि हमने जो हम वक़्त संशोधन बिल लेकर आए थे वो उससे बहुत सारी इसमें अलग है। मतलब चेंजेज़ हमने किए हैं। अगर ऐसा होता हमने सजेशंस नहीं माने हैं, तो वो चेंजेस होते ही ना, हम तो एग्ज़ैक्टली वही लेकर आ जाते। तो विपक्षियों की तरफ से जो उस पूरी जेपीसी की अगर हम बात करूँ, मेंबर्स जो थे उन्होंने जो भी सजेशन दिए हैं वो सजेशन हमने माने हैं, तभी बिल में चेंजेस जो है वो आए हैं। तो इट इज़
वेरी इंटरेस्टिंग कि अब आने वाले समय में वक़्त संशोधन बिल को लेकर किस तरह का माहौल जो है, किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो देश भर से मुसलमानों की आएगी। देखिए कहीं एक्सेप्टेंस है, कल डिनायल है, तो इसके ऊपर कोर्ट में भी अब क्या सुनवाई होगी कानून बनने के बाद, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस एक्सप्लेनर में हमने आपको बताया कि वक़्त संशोधन बिल क्या कहता है। ट्रिब्यूनल जो है वहाँ से पार्स जो हैं अब वहाँ तो पार्स हैं ही हैं, वहाँ पर मेंबर्स में बदलाव आया है। उसके बाद आपके पास अब मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें उसको भी पावर्स जो है वो मिली है कि भैया देखिए मजिस्ट्रेट क्यों बनाया जाता है, उसको अपने लोकल अफेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर किसी जिला स्तर पर कुछ ऐसी चीज हो रही है तो मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी होनी चाहिए। दिस इज अ हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, तो उसी के पैरेलल जो है, उसी की तरह जो है ये वक्फ वक्फ की जमीन को लेकर भी मजिस्ट्रेट की भी इन्वॉल्वमेंट जो है इसके अंदर लेकर आई गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वक्त संशोधन बिल में क्या कुछ है, इस पर ऑपोजिशन क्या कुछ कह रही है, कौन से आर्टिकल्स का जिक्र कर रही है, इसकी विस्तार से हमने जानकारी दी। और ऐसी ही वीडियोस को एक्सप्लेनर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।